जब बंद करूंगा तो पॉज कर देना। चलिए याद है। तो बात करते हैं बच्चों न्यू चैप्टर फंक्शन। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फंक्शन बोलो सेट, फंक्शन तो इसके बाद वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझे ना तो ये चैप्टर आप लोग के लिए अभी आगे के जितने भी चैप्टर हम लोग के आने वाले हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब का वो बेसिक है। एक्चुअली ना ये सब लिंक है। ये सब क्या है? अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे के चैप्टर समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से इत्मीनान से समझना है। और आज का लेक्चर हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पर रखते हैं। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना। इस बात को समझ लो कि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिए, आपको चैप्टर आ गया। आपको चैप्टर, तो आपका काम है कि आप आज इस लेक्चर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को एकदम अच्छे से समझ लो। एक बार इसको समझ लो। अगले लेक्चर में जब एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेंगे और वहां पर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे जितने भी चैप्टर है ना सब इसी तरीके से चलते हैं। आप अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ गए तो आपको आगे का पार्ट अपने आप आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बाकी सब क्या रहते हैं? बेस में कवर होता है। ठीक है, अब तो ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स एंड रिलेशन। आज हम लोग बात करेंगे सेट के ऊपर। गर्ल्स सब याद देंगे। मैंने आपको बताया कि आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं सेट के रिलेशन। अगले लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज किस पर है? रिलेशन पर। फर्स्ट एक्सरसाइज किस पर है? सेट पर। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन किस पे करेंगे? सेट के ऊपर। तो देखो सेट जो है ना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके ऊपर आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर भी पढ़े थे सेट। आपको पता है सेट को डेवलप करने वाला जो पर्सन था या जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। क्या नाम था बच्चों? नाम सुने कभी? बहुत अच्छा पर्सन था। म्यूजिक से बड़ा प्यार था इसको, तो वायलिन बजाता था ये बेचारा। अभी भी नहीं है, ठीक है। जॉर्ज कैंटोर वायलिन बड़ा अच्छा बजाता था। दादा भी बड़े फैन थे इनके, तो वायलिन वो भी सुनते थे, ये भी सुनते थे, ये यहाँ बजाते भी थे। साथ ही साथ मैथ्स का एक सूरत ब्रांच इस बंदे ने ढूंढा जिसका नाम क्या था? सेट। नाउ अगर सेट अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने लोअर क्लास में सेट की डेफिनेशन पढ़ी। कोई मुझे बताएगा सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट नहीं बोलते। बेसिकली हम लोग सेट की डेफिनेशन अगर कभी लिखे ना बच्चों तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। पहले तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। हर किसी चीज के ग्रुप को आप सेट बोलने वाले नहीं। हर किसी चीज के ग्रुप को आप सेट बोलने वाले इस बात को समझो। मैं क्या बोल रहा हूं भैया? मैंने बोला कि लेट्स से कलेक्शन ऑफ 11 साइंस गर्ल्स, ये सेट है। 11 साइंस की जो यहाँ पर गर्ल्स है ये पूरी क्या है? सेट है। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 11 साइंस बॉयज, आप बोलेंगे हाँ सर ये भी सेट है। बट मैं अगर आपको बोलूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन 11 साइंस गर्ल्स, तो सर इस हिसाब से तो हम लोग सभी इंटेलिजेंट हैं, तो हम लोग सब लोग सेट में। बट मैं बोला नहीं भैया ये इंटेलिजेंट नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं ना? ये जो इंटेलिजेंट वर्ड मैंने लगा दिया ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड, तो भैया इस पर हम लोग सेट बना नहीं सकते। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ लेट्स से गुड एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो भैया किसी के लिए कोई अच्छा एक्टर है, किसी के लिए कोई दूसरा एक्टर। कोई सलमान खान बोल रहा है, कोई शाहरुख खान बोल रहा है, कोई बोला सर सलमान खान तो एक्टर ही नहीं है, कोई बोला शाहरुख खान है। आप समझ रहे ना? ये वेल डिफाइंड नहीं, ये वेल डिफाइंड। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड कैसा होना चाहिए? मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट है। मैंने बोला सेट ऑफ होल नंबर सेट है। मैंने बोला सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्योंकि वेल डिफाइंड है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। क्लियर है बच्चा लोग? अरे हाँ या ना? पक्का?
मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड पीपल इन आवर सोसाइटी। सर ये वेल डिफाइंड नहीं है, आपका क्राइटेरिया अलग होगा गुड और बैड का। मेरे लिए क्राइटेरिया, आप गुड और बैड शायद पैसे के बेसिस पे कर रहे हो, मैं गुड और बैड मैनर्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये पैरामीटर बदल रही है, वेल डिफाइंड। लास्ट बेंच समझ में आया कि नहीं? तो इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट शुड बी डिस्टिंक्ट। देखो सेट जब आप लिखते हैं ना बच्चे लोग, तो जब कोई चीज रिपीट होती है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको 10 बार लिखने की जरूरत। सेट में जब आप लिखोगे इसको तो आप उसको कैसे लिखते हो? एक ही बार लिखते हो, ठीक है? रिपीटेशन अगर हो रहा है तो उसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग? एक। अच्छा, दूसरी चीज, आप जब सेट लिखते हो ना बच्चों, तो हम लोग सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। किसका? कैपिटल। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं A 1 2 3 4, ये एक सेट है, 4 नंबर का सेट है ना भाई। मैंने इस सेट को डिनोट किससे किया? A से। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। और ये जो अंदर हम लोगों ने लिखे हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोग? हाँ, चैप्टर बड़ा आसान है सचमुच, बहुत जगह पर मगर इसका यूज भी होता है। इस बात को समझो। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना? प्रोबेबिलिटी में सेट आता था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 11th में, उसके अंदर भी क्या आएगा? सेट आएगा। रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी क्या आएगा? सेट आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो भैया यूज तो बड़ी जगह पर है इसका, इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझो। इसको क्या बोलते हैं लोग? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब ये क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट है ए में? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना? समझ में आ रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई दिक्कत है? पक्का? सेट को लिखने के दो तरीके, सेट को लिखने के दो तरीके जो आप लोग ने लोअर क्लास में पढ़े थे। पहला तरीका था जिसको हम लोग बोलते थे रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते थे? याद आया सबको? क्या बोलते थे बच्चे लोग? रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? जैसे अभी मैंने ऊपर ये सेट लिखा ना, मैंने लिख दिया भैया 1 2 3 4, लिस्ट किया ना, ऐसे मैंने एक सेट लिख दिया A B C D, दीज आर रोस्टर। है तो सेट, ये क्या है बच्चे लोग? बट क्योंकि मैं लिस्ट कर रहा हूं ना, इसीलिए इसको लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही एक सेट आता है लिखने का तरीका जिसको हम बोलते थे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते थे? सेट को बिल्ड करते थे। क्या करते थे? सेट को। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा, मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ध्यान से देखो। मैंने बोला x such that x belongs to natural number, x belongs to where x is greater than equal to 1 and less than equal to 4। अरे समझा कि x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 के बीच में। अरे कोई दिक्कत है? इसी को हम लोग बोलते हैं सेट को बिल्ड करना। बिल्ड किए ना, अब इसमें कुछ चीजें, ये लाइन का मतलब सच दैट है, इसका मतलब बिलोंग्स टू है। ऐसी ना कभी कभी दो वर्ड और यूज होता है जो हम लोग नेक्स्ट ईयर लॉजिक में भी पढ़ेंगे। ऐसा उल्टा ई और उल्टा ए। उल्टे ई को हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मतलब वहां पर कोई तो है जो एग्जिस्ट करता होगा। और इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं? अरे समझा कि नहीं? इसको रीड करते कैसे वो बता रहा हूं, आगे कभी यूज होगा तो हम लोग देखेंगे। वैसे लॉजिक में 12th स्टैंडर्ड में इसको क्वांटिफायर के नाम से हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में। तो जैसे मैंने बोला देयर एग्जिस्ट अ नंबर व्हिच बिलोंग्स टू दिस सेट, तो अब देयर एग्जिस्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा? उल्टा ई। मैंने बोला फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो मैंने क्या लिखा? उल्टा ए। अब समझ में आ रहा है? जैसे बिलोंग्स टू के लिए हम लोग ये सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ऐसी देयर एग्जिस्ट के लिए और फॉर ऑल के लिए ये सिंबल यूज। कोई दिक्कत? सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर। क्लियर है बच्चों? सेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सेट के बहुत सारे 1 बाय 1 टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप जिसको हम लोग बोलते थे एम्प्टी सेट। क्या बोलते थे बच्चे लोग? जिसको नल सेट भी बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग?
मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? एम्प्टी सेट। खाली, कोई एलिमेंट उसके अंदर एक सेट आता था जिसको हम लोग बोलते थे सिंगलटन सेट। क्या बोलते थे? मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे भैया a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू, मैंने बोला x such that x belongs to whole number where x does not belongs to natural number। x किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से, और x नेचुरल नंबर। तो ऐसा होल नंबर कौन सा है? 0 से। अरे 1 से स्टार्ट किए तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। तो वो बोल रहा है कि मैंने क्या बोला, x होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है और होल नंबर है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर? 0, एक ही आएगा ना। तो वो कौन सा सेट होता है? सिंगल। अरे समझा कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? पक्का बेटा आपको समझ में आ रहा है ना मैथ्स? ठीक है। तीसरा फाइनाइट सेट। तीसरा क्या है? अब इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। फाइनाइट बोले तो जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल भैया ये भी वाला सेट लिखे थे ना सर, 1 2 3 4, ये काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट है। ये क्या बच्चे लोग? ऐसे ही इनफाइनाइट सेट, कौन सा सेट? अब ये क्या है? जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डेट डॉट 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 इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? फिर हम लोग ने पढ़े थे बच्चे लोग एक सेट जिसको हम लोग बोलते हैं सब सेट। याद है क्या? सब सेट का मतलब छोटा सेट। सब सेट का मतलब, अब ये क्या होता है भैया? सब सेट, जैसे मैं बोलता हूँ कि एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट B है 1 2 3 4 5। ठीक है? अब देखो A के जितने एलिमेंट है वो B में है ना, मतलब A जो है वो B में है, A जो है वो B में है। इसका मतलब क्या है? A इज ए सबसेट ऑफ, अरे हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है? A इज ए सबसेट ऑफ। कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ मां कसम। एक होता प्रॉपर सबसेट। क्या होता चलो? अब ये क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B में कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा? A से ज्यादा होगा। एटलीस्ट एक एलिमेंट B में A से क्या होना चाहिए? जिसे यहां पर मैंने लिखा, तो मैं क्या बोलूंगा भैया? A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, देखो ना B में दो एलिमेंट A से ज्यादा है ना, मैंने बोला एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो ज्यादा होना या दो ज्यादा है। तो A जो है वो सबसेट भी है, या आप उसको बोलो प्रॉपर सबसेट। क्या है बच्चे लोग? अब जरा मैं इसको डिस्टिंग्विश करता हूँ। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। मैं बोलता हूँ कि भैया A उसमें 1 2 3 है, जरा ध्यान से देखना, और B जो है उसमें भी 1 2 3। ध्यान से देखना, A is subset of B, A is subset of B and B is subset of A। तो आप बोलोगे सर ऐसा कि अरे भैया A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट, मतलब A B का सबसेट है और B A का सबसेट। अरे हाँ या ना? मगर क्या मैं बोल सकता हूँ A is the proper subset of B? नहीं सर, इस बार B के एक एलिमेंट A से ज्यादा, तो ये सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट। अब समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा देखो, अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, A B का प्रॉपर, तो आप बोल सकते हो B इज द सुपर सेट ऑफ A। बड़ा ना? सुपर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसी को उल्टा पढ़ो, B इज सुपर सेट ऑफ। अरे समझा कि नहीं? ऐसे लिखना, B इज द सुपर सेट ऑफ। आप समझा? B उससे बड़ा है, मतलब B में एक एलिमेंट कम से कम A से क्या है? तो आप उसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या आप ऐसा भी बोल सकते हो B इज द सुपर सेट ऑफ। अरे समझा कि नहीं? ये मेरे से कमजोर है, ये मेरी प्रॉपर सबसेट, या मैं बोलूं मैं इससे ताकतवर हूं, सुपर सेट हूं। अरे बात तो वही हुई ना यार? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा
एक होता है बच्चे लोग पावर सेट, ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर सेट। बात करता हूँ पावर सेट की, किसकी बात करता हूँ? नाउ व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट बेसिकली किसको, ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक, पावर सेट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ का सेट, उसके कितने सबसेट बनते हैं उसका जब आप सेट बनाओगे तो आप उसको क्या बोलोगे? पावर सेट बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? नहीं समझा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी आप लोग यहां पर, ध्यान से देखो। A1 2, अरे आई मीन स्टूडेंट, ए के सबसेट बनाओ, ए के क्या बनाओ? सबसेट। तो देखो क्या क्या सेट, सबसेट बोले तो उससे छोटा सेट ना, तो देखो क्या क्या बनेगा। सर पहला तो नल सेट बन जाएगा। अरे नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ या ना? नल सेट में तो कुछ भी नहीं है ना, नल सेट का भी सबसेट होगा, या अगर एक सिंगलेटन सेट होगा तो उसका भी वो सबसेट होगा। सबसेट का मतलब छोटा ना, तो जब भी सबसेट की बात आएगी तो नल सेट तो बेचारा गरीब बेचारा आएगा, बोला मैं तो सबका सबसेट, सबसे कम जो वही। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? वही मतलब सबसेट को यहाँ पे मैं इसकी बात मैं नहीं, ठीक है। दूसरा 1 बना सकता हूँ, ऐसी 2 बना सकता हूँ, ऐसी 1 2 भी तो बना सकता हूँ। अरे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट, हर सेट अपना खुद का सबसेट है। अरे हाँ है ना भाई? सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए ना, तो ए के सारे एलिमेंट ए में तो है कि नहीं, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। बी कहां चले गए? ए का ही सबसेट है कि नहीं? लिख सकता हूं ना 1 2, ये समझा? जब आप इसका सेट बनाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आप समझ में आया? अब इसमें एक दिक्कत है, क्या हुआ? नहीं समझा? इसमें एक दिक्कत ये है बच्चों कि सर हर बार मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बनेंगे, है ना? यहाँ पे तो चलो 2 ही नंबर दे रहा, आपने बना दिए, 5-6 नंबर हो गए तो फिर क्या करूंगा? दिन भर बैठ के बनाते बैठूंगा मैं? तो उसके लिए अपने पास एक टेक्निक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट वी हैव फॉर्मूला, कि कितने सबसेट बनेंगे किसी चीज के, उसका फॉर्मूला होता है 2 into 2 raised to नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए बोले तो सेट में कितने एलिमेंट हैं वो रख दो 2 के पावर। अब जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, तो 2 के पावर में 2 रखो, कितना रखो? तो 2 का स्क्वायर आए 4, अरे हाँ है ना? अगर 3 होते कितने होते? तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना था? 8। तो कितने सबसेट बनते? एग्जांपल देता हूं 1 2 3। ध्यान से देखो, मैं इसके पावर सेट बना रहा हूं। पहला तो सर नल सेट, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, अरे हाँ है ना? फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, आया 8? अरे हाँ है ना? अब दिक्कत खत्म। अब सर हम लोग को कोई भी दे दो एलिमेंट, हम लोग उसका पावर सेट ऐसे बनाते नहीं है इतने सारे, हम लोग बैठ के एग्जाम्पल दे रहा था समझाने के। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां हो गया। 8वां बात करते हैं बच्चे लोग इक्विवेलेंट सेट। इसमें मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ, असल में भूल जाता हूँ इक्वल की डेफिनेशन और इक्विवेलेंट। एक बार चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को आप इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम। जैसे एग्जांपल, मेरे पास ए एक सेट है जिसमें 1 2 है और बी एक सेट है जिसमें ए बी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम है ना, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये क्या है? अगर उनके एलिमेंट भी सेम हो, अगर उनके, देन दे आर नोन एज इक्वल सेट। तब जाके आप उसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग? इक्वल सेट। अब ये क्या है जरा इसको भी बता देता हूं भैया। मैंने एक एग्जांपल दिया, ए इक्वल सेट, क्या बोल रहा हूं बच्चे लोग? तो ए एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 और बी एक सेट ले लेते हैं 3 2 1।
इनमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी और उनके एलिमेंट्स भी क्या है, अरे दोनों में 3-3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट भी क्या है, सेम है ना। ऑर्डर से मतलब नहीं है 1 2 3 बोलो 3 2 बात तो वही है ना। तो भैया यहाँ पर ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल्स। इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क समझ में आया। इक्विवेलेंट बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स खाली सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने से मतलब इक्वल की बात होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम। पक्का, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लो तो फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। क्या? अच्छा हाँ, एक रह गया, एक मिनट। यूनिवर्सल सेट, हाफ ऑफ ऑल सेट, सिंपल। अरे भैया आप जिस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा, मेरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा सेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। समझ में आ रहा है? एक बच्चे ने बोली सर ये सेट बिल्डर फॉर्म वापस से, सेट बिल्डर मतलब उसको हम लोग को बिल्ड करना, तो हम लोग उसको लिखते हैं और लिखने के लिए कुछ डिनोशन का यूज करते हैं। x such that x which belongs to natural, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, फिर आगे में हम लोग कंडीशन लगाई कि x कहां से कहां तक के, 1 से लेके 4 तक, बस। तो ऐसा जब लिखेंगे तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्ट कर रहे हैं तो लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। पढ़ लो, लिखो अच्छी। एक जरा याद याद ना भैया, मैंने बोला था देयर एग्जिस्ट का मतलब उल्टा ही ना, मैंने तो ई सीधा बनाया हो यार, किसी ने बोला भी नहीं, ये उल्टा ई बनता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, उल्टा ई रहेगा। ठीक है, हाँ बेटा बात करते हैं, मतलब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेट के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब क्या क्या उसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें आपको याद होगा, आप लोग ने लोअर क्लास में कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखे थे, इंटरसेक्शन निकालना सीखे थे। तो एक एग्जांपल लेता हूं और उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं बच्चे लोग कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये सेट है अपने पास। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, ए के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है उसको हटा के बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो, वो क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा चलो, अब देखो 1 2 3 4 5 है तो ये हटा दो, बचेंगे क्या 6 7 8 9 10। अरे समझा? तो ये ऐसी बी का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट को माइनस कर दो। एक होता है बच्चे लोग, ध्यान से देखो, ए नहीं समझा ये? अरे भैया एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो, खत्म। इसमें क्या नहीं समझ? पक्का? अजान के बाद कंटिन्यू करते गर्ल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट हटा दो गर्ल्स और बचे हुए एलिमेंट क्या कर दो, लिख दो। फिर एक आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ऐसे एक होता है यूनियन। क्या होता है बच्चे लोग, यूनियन का मतलब तो जोड़ कर लिखो, बट जो रिपीट हो रहा है उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे समझा कि जोड़ के लिख देना। यूनियन का मतलब क्या होता है, इनको जोड़कर। रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे कितनी बार, एक ही बार। समझ में आ गया? अच्छा, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा एक चीज और, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या है, देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब बेसिकली क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझा? ये इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। डेल्टा का सिंबल का मतलब क्या है चलो, सिमेट्रिक डिफरेंस। बोलने का मतलब यह है कि ए और बी में जो कॉमन है ना उसको निकाल दो, बाकी सबको लिख दो। उसको निकाल दो, बाकी सबको
तो भैया ए और बी में कॉमन कौन है? 4 और 5, तो उसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो 1 2 3 6 7 8। अब समझा? अरे हाँ या ना भाई? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, यार ध्यान से सुनो, यूनियन में कॉमन भी आता है, यूनियन में, और सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन नहीं आता है, खाली ए और बी रहेंगे, बट इनमें जो कॉमन है उसको क्या कर देंगे? गायब। उसको क्या कर देंगे? तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक चीज आती है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या? ए में से बी के एलिमेंट माइनस करो, ए में से, और जो बचे बोली, तो अब ए में देखो कौन है? 1 2 3 4 5, बी में भी 4 और 5 है, तो वो हटा दो, क्या बचेगा? 3 6 7 8। सिर्फ ए, सिर्फ ए, बी में जाने की जरूरत नहीं, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो और जो बचे हुए वो लिख दो। अरे समझा कि नहीं भैया? बी के एलिमेंट लिखना, अरे बी के भी लिख देंगे तो वो तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ना फिर। अरे समझा कि नहीं भैया? बी माइनस ए, उल्टा सर बी में से ए के एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा? समझा कि नहीं? अच्छा, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़े थे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, याद है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे हाँ है ना? अरे ये देखो ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए को ऐड करो, बी को ऐड करो। देखो जब आप ए को ऐड करते हो, बी को ऐड करते हो, तो उसमें ये कॉमन नंबर 2 बार आते हैं ना? अरे हाँ है ना? इसीलिए एक बार कॉमन को क्या कर दिए? माइनस। एक बार कॉमन को क्या कर दिए? माइनस। अरे समझा कि जब आप यूनियन करते हो बच्चे लोग, तो वो 2 बार आता है। मैं देखो, मैं एक चीज बताना आपको नहीं बताया था, मैं सोचा था एंडिंग में बताऊं, बट अभी यहां बता देता हूं। सेट को लिखने के 3 तरीके। एक सेट तरीका तो रोस्टर फॉर्म का, दूसरा तरीका था सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा आता है वेन डायग्राम। तीसरा क्या आता है? अब जरा ध्यान से वो भी बता रहा हूं। यहां पर देखो भैया, ये मैंने सेट लिया ए और ये एक सेट है बी, तो हम लोग को पता है कि ये कॉमन रीजन है, ये दोनों में है। तो देखो अगर मैं यूनियन बोल रहा हूं बच्चे, यूनियन का मतलब क्या होता है? मिला के लिखना ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब जो रिपीट होता है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। जो रिपीट होता है, जो कॉमन होता है, उसको एक ही बार लिखते हैं ना। अब देखो अगर मैं सेट ए लेता हूं, सेट ए लेता हूं, तो ये पूरा आएगा, उसमें ये कॉमन वाला भी आ गया एक बार, और जब सेट बी लूंगा तो कॉमन वाला फिर से आ गया। अरे हाँ है ना? रिपीट हो गया ना अब तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा। इसीलिए देखो फिर हम लोगों ने कॉमन को एक बार क्या की? माइनस। अब समझ में आया? अरे हाँ या ना? ये बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए यूनियन बी बोले तो सर ए भी आएगा, बी भी आएगा, और इनके बीच में जो कॉमन रीजन है वो भी आएगा, मगर कितनी बार? एक बार। बट अगर मैं आपको बोलता ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, बच्चे क्या बोलता? तो पता है क्या आता? ये वाला पोर्शन आता, कॉमन नहीं आता उसमें। अरे एसिमेट्रिक डिफरेंस में देखो कॉमन, अरे समझा कि नहीं भैया? पक्का? कोई दिक्कत? तो अगर मैं यही चीज एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए लिखूं ना, तो फॉर्मूला पता है क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। 2 बार क्यों किया? कॉमन चाहिए ही नहीं मुझे। अरे एक बार हटाया तो यूनियन आया ना, एक बार और हटा दूंगा तो चलेगा। मतलब बचा क्या? ये बचा और ये बचा। इमेजिन कर रहे हो वेन डायग्राम में? अरे हाँ या ना भाई? अच्छा, कभी कभी 3 सेट होता है, चलो, और उसका यूनियन निकालने बोलते हैं। क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ नहीं, बड़ा आसान है। ध्यान से ए बी और सी को ऐड करो, फिर ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन माइनस करो, और फिर उन तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो। खत्म? अरे हाँ है ना? ए बी सी ऐड किए, फिर ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों को माइनस किए, फिर इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ए बी और सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इन तीनों को क्या करना? प्लस। अरे समझा कि हाँ या ना? फॉर्मूला नहीं समझा? ये कैसे लिखा है ये समझा? 3 चीज का अगर यूनियन निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है? अच्छा, एक कभी कभी ऐसा भी आता है,
कि ए है मगर बी है, ए है मगर मैं बोल रहा हूं भैया ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप समझ रहे? ए है मगर बी, जैसे ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन, अब मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, ध्यान से, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैच करवाने के लिए। मैं बताऊं मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2, क्या है चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक बहुत लंबा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व जब करेंगे तभी लेंगे, अभी मेरे को यूनिवर्सल सेट लेके फिर माइनस भी करना। मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, हटा दो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे उल्टा भी बन सकता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, अरे समझा आया ना। एक लास्ट रूल, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, पहले भी सुने हैं तुमने ये नाम, डी मॉर्गन्स लॉ सुने हो? नहीं सुने? गजब बच्चे हैं। एसोसिएटिव लॉ, फिर वहां डी मॉर्गन्स लॉ आया था। अच्छा देखो मैं याद दिला, ऐसे रूल पढ़े थे, अरे यहाँ देखो भैया, ऐसा रूल पढ़े थे ना, ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B union C can be written as A intersection B union A intersection C, ऐसा पढ़े थे तुम लोग? वो बच्ची हाँ बोल रही है, वो क्या आईसीएसई बोर्ड से आई है? अरे तुम लोगों को कुछ रूल्स पढ़ाए गए, एसोसिएटिव लॉ, डिसोसिएटिव लॉस, फिर उसमें पढ़ेंगे डी मॉर्गन। बहरहाल अभी ये तो बताने के लिए लिख रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली ये बताना, ध्यान से देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बच्चों, जरा यहां पर नोटिस करो सब। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या होता है कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे समझा, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बाहर निकाला और इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, यूनियन, किसमें कन्वर्ट हो गया। इसी का उल्टा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, number of A complementary union B complementary can be written as number of A intersection B का, समझा, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री बाहर आएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, बात करते हैं ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स पढ़े हो ना तुम लोग बहुत सारे टाइप। देखो हम लोग अभी तक के सेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, किसका? अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ ब्रैकेट भी पढ़ लेते हैं, ध्यान से जरा देखो, जिसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें एक टाइप आता है ओपन इंटरवल। क्या था बच्चे लोग? ध्यान से देखो, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसी ब्रैकेट में लिखते हैं। ये ब्रैकेट देखिए, मैंने लिखा 1,10, मैंने लिखा 1,10 का मतलब क्या बच्चे लोग? 1 से लेके 10 के बीच में जो नंबर है ना वो है, मगर 1 और 10 ये ओपन है। ओपन में ये दोनों कंसीडर, इनके बीच के एलिमेंट कंसीडर। जैसे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो ये मेरा 0 है, ये 1 है, लेट्स से ये कितना है 10 है, तो मैं यहां पर बनाऊंगा नोड। क्या बनाऊंगा यहां पे? और बीच में इनको ज्वाइन किया, मतलब 1 और 10 नहीं है, 1 और 10 के बीच के सारे नंबर, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? एक आता है क्लोज इंटरवल। क्या था बच्चे लोग? उसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग ऐसा 1,10, मतलब 1 भी है 10 भी है और 1 और 10 के बीच के सारे नंबर भी है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये 1 है, ये 10 है, तो ये यहाँ पर डॉट कंप्लीट सर्कल, समझा? अरे हाँ या ना। एक होता है सेमी ओपन। क्या होता है बच्चे लोग? आधा खुला हुआ है, मतलब कुछ ऐसा। अरे आधा खुला है ना, सेमी, मतलब एक नहीं है,
और 10 है, 1 से लेके 10 के बीच के सारे नंबर और 10 भी। ऐसे एक आएगा सेमी क्लोज। अब उसमें क्या होगा सर? समझा कि नहीं भैया? 1 रहेगा और 10 कर लो। ओपन है मतलब वो नंबर नहीं आएंगे, उसके बीच के सारे नंबर। क्लोज है मतलब वो नंबर भी आएंगे, उसके बीच के सारे नंबर भी आएंगे। सेमी ओपन है मतलब सर स्टार्टिंग वाला नंबर नहीं आएगा, उसके बीच के सारे नंबर आएंगे, आखिरी वाला भी रहेगा। क्लोज है मतलब स्टार्टिंग वाला रहेगा, उसके बीच वाले रहेंगे और आखिरी वाला। समझ में आया? दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.3 5.1। 5वां चैप्टर है ना? लिख लो भैया।